नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और आज हम अपने व्याकरण की किताब से अपने एक नए शीर्षक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और शीर्षक का नाम है हमारे शब्द भंडार। तो शब्द आप जान ही रहे हैं और भंडार का अर्थ होता है कोष या खजाना, अर्थात जहाँ ढेर सारे शब्दों को एक साथ इकट्ठा करके रखा गया हो। तो अब इस शीर्षक के अंतर्गत छोटे छोटे उसके कई भाग हैं जिसमें आप पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ ध्वनि सूचक शब्द, समूहवाचक शब्द। तो ऐसे सारे शब्दों को एक स्थान पर जहाँ रखा गया है तो उस स्थान का नाम ही रखा गया है शब्द भंडार, यानी वहाँ उस शीर्षक के अंतर्गत आपको ढेर सारे शब्दों की जानकारी मिलेगी। तो आज जो हम सबसे पहले अपना शीर्षक पढ़ेंगे शब्द भंडार, तो इसके पहले भाग को हम पढ़ेंगे और पहला भाग हमारा होगा पर्यायवाची शब्द। तो पाठ है हमारा शब्द भंडार। अर्थात शब्दों का कोष। या आप खजाना भी कह सकते हैं। तो इसका पहला हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। हम इसे समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इसका अर्थ ही होता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो ये तो आपका शीर्षक है जो शब्द भंडार के अंतर्गत हम पहला उसका शीर्षक पढ़ेंगे। पहला है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं। इन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो हमारा वाक्य होता है वो जिस शब्द के द्वारा हमने उस वाक्य को बनाया है उसके स्थान पे यदि हम दूसरा शब्द रखते भी हैं तो हमारे वाक्य की वो सुंदरता जो होती है वो उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती है। आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो उदाहरण है हमारा मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दीजिए। ये तो हमारा वाक्य है। अब जैसे पानी शब्द है, यहाँ पानी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो अनेक होता है। आप इसे कई शब्दों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे अब पहला पानी है, आप जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, अम्ब भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं। ऐसे अनेकों शब्द हैं। ये सब क्या है? पानी के ही पर्यायवाची हैं। पानी यहाँ हमने लिखा ही है। आप चाहे
पानी कहें, चाहे जल कहें, चाहे नीर कहें, चाहे अम्ब कहें, चाहे वारी कहें, ये सारे शब्द जो हैं वो किसके अर्थ को प्रकट कर रहे हैं? पानी के ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हर पर्यायवाची शब्द को हर शब्द के स्थान पर रखना उचित नहीं होता है। अब यहाँ उदाहरण है कि मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दीजिए, तो पानी शब्द जो यहाँ है, पानी जो लिखा गया है यहाँ, यह क्या कर रहा है? वाक्य को स्पष्ट और सरल बना रहा है, सुंदर बना रहा है। लेकिन अगर हम पानी की जगह इसके पर्यायवाची किसी और शब्द को रख दें तो आप देखिए आपका उदाहरण किस तरह से बदल जाएगा। तो यदि हम कहें कि मुझे पीने के लिए ठंडा अम्ब दीजिए। अब देखिए यहाँ ये भी आपका जो है पानी का ही पर्यायवाची है। यहाँ आप पानी कहा और यहाँ अम्ब कह दिया, तो मुझे पीने के लिए ठंडा अम्ब दीजिए। तो बताइए कि क्या इस वाक्य की स्पष्टता जितनी इसमें है, क्या इस वाक्य में भी वैसा है? ऐसा नहीं है। यह वाक्य अम्ब लिख देने की वजह से कुछ अटपटा लग रहा है। तो इसीलिए आपको ये विशेष बात बताई गई कि ठीक है, वो हर शब्द जो होता है वो पर्यायवाची इसीलिए बना ही है कि वो उसी शब्द के लिए ही होता है। लेकिन सबका प्रयोग एक जगह पर करना गलत होता है या वाक्य की अस्पष्टता को वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से पर्यायवाची समान अर्थ तो देता है। पर्यायवाची वाले जो शब्द हैं वो उस शब्द के समान अर्थ तो देते हैं, लेकिन उनका प्रयोग यानी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों का जो अर्थ होता है लगभग एक जैसा ही होता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वाक्य को अटपटा बना देता है। तो जो आपको इस उदाहरण के माध्यम से और भी स्पष्ट हो गया होगा। तो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, जैसे दूसरी पर्यायवाची है आकाश। अब इसे आप चाहे गगन कहें, चाहे आसमान कहें, चाहे व्योम कहें, चाहे नभ कहें, ये सारे किसके अर्थ हैं? आकाश के। क्या है? आकाश के। अब आप अर्थ तो एक जैसे ही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। यह वाक्य सरल भी है, स्पष्ट भी है और सुंदर भी है। ये व्योम शब्द बेशक आकाश का ही पर्यायवाची है, व्योम शब्द भी आकाश का ही बोध करा रहा है, लेकिन पर्यायवाची वाले शब्द पर इसका प्रयोग अटपटा लगेगा। क्यों? अब आकाश की जगह हम व्योम कर दें, व्योम में तारे टिमटिमा रहे हैं। अब आप खुद अंतर स्पष्ट करिए कि आपको कौन सा वाक्य सरल, सुंदर और स्पष्ट दिख रहा है और कौन सा वाक्य आपको अटपटा लग रहा है। कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं या व्योम में तारे टिमटिमा रहे हैं। बेशक ये आकाश का ही पर्यायवाची है, व्योम शब्द आकाश का ही बोध करा रहा है, लेकिन
पर्यायवाची शब्द के स्थान पर उसके मिलते जुलते अन्य शब्दों का प्रयोग वाक्य को अटपटा बना देता है। अब इसके अनेक उदाहरण भी हैं। शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब शब्द में जैसे हम कहें धरती, धरती के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेकों शब्द हैं। धरा, वसुधा, वसुंधरा, भू, अवनी आदि। दूसरा है तालाब। अब आप चाहे पोखर कहें, ताल कहें, सरोवर कहें या सर कहें, ये सारे किसके अर्थ को प्रकट कर रहे हैं? तालाब के। नदी, अब इसे हम सरिता भी कह सकते हैं, तटनी भी कह सकते हैं, तरंगिनी भी कह सकते हैं, निर्झरणी भी कह सकते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी कि यह लघु सरिता का बहता जल। इसके माध्यम से आप समझिए कि यह लघु सरिता का बहता जल। लेकिन अगर वहीं हम सरिता के स्थान पर कह दें कि यह लघु नदी का बहता जल, तो वाक्य सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है या नहीं आपको? क्योंकि वाक्य में उतनी सुंदरता नहीं रह जाती है। चौथा है दिन, दिवस, वार या वासर। पांचवा है शरीर, काया, तन, कलेवर, देह। ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे और आप जितना ज़्यादा बार बार उसे पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको ये शब्द याद होगा। शब्द भंडार कैसे बढ़ते हैं? हम बार बार जब उसका अभ्यास करते हैं, यानी अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति के जो खजाने होते हैं, शब्दकोश होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार के अभ्यास से जो जड़मति यानी जड़ बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति भी चालाक हो जाता है या समझदार हो जाता है। तो आप जितना अधिक से अधिक अपनी किताब का वाचन करेंगे, अपनी किताब में से इसके उदाहरण को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। यानी शब्दों का जो खजाना है, शब्दों का जो कोश है, वो आपका अत्यधिक मजबूत होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग अर्थात विलोम शब्द पर। दूसरा है विलोम शब्द। अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द। विलोम का अर्थ ही होता है विपरीत, यानी जो शब्द का उल्टा अर्थ दे, जो शब्द का उल्टा अर्थ दे वही कहलाता है विलोम। यानी जैसे हम दिन कहें तो आप उसका उत्तर रात दें, हम बड़ा कहें
तो आप उत्तर में छोटा कहें। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो विलोम शब्द होते हैं वो जोड़े में एक साथ रहते हैं, यानी दिन का रात, रात का दिन, बड़ा का छोटा, छोटा का बड़ा। तो ऐसे जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। इसकी एक विशेषता भी होती है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मूल शब्द में उपसर्ग लगा करके भी विलोम बनाए जाते हैं। अब जैसे आपका शब्द है ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम बनाने के लिए जैसे आपने कहा ये ज्ञान है, तो हमने आपको बताया कि मूल शब्दों में, ये मूल शब्द है तो मूल शब्दों में उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग आपने पढ़ा भी है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं। तो ज्ञान ये शब्द है, हमें इसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द चाहिए, तो इस जगह पर हमें उपसर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूल शब्द में हम उपसर्ग लगा देंगे, उपसर्ग हमारा हो जाएगा आ। आपको बताया गया कि वो शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश होते हैं। अब हम जब दोनों को मिला देंगे आ और ज्ञान, ये हमारा ज्ञान का विलोम हो गया। ज्ञान का अर्थ है जहाँ हमको जानकारी है, हम जानते हैं, अज्ञान का मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। और सबसे विशेष बात होती है विलोम शब्द को बनाने के लिए कि यदि ये ध्यान देना होता है कि यदि हमारा शब्द तत्सम है तो हमें जब उसका विलोम बनाना होगा तो तत्सम शब्द का ही प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि शब्द हमारा तत्सम है और हम तद्भव विलोम वहाँ रख दें, नहीं, तत्सम के साथ तत्सम और तद्भव के साथ तद्भव, विदेशी के साथ विदेशी, यानी जैसा शब्द है उसका जोड़ा उसी शब्द के अंतर्गत लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन शब्द जो है ये तो हमारा तद्भव शब्द है, अब इसका हमें विलोम देना है तो हम कर दें रात्रि। क्यों? रात्रि शब्द जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दिन जो है तद्भव है, तो हमें जो इसका विलोम शब्द देना होगा वो तद्भव में ही देना होगा। तो जब इसको हम तद्भव में ले आएंगे तो रात्रि न हो करके यहाँ होना चाहिए शब्द रात, तो जब दिन का रात। अब अगर हम यहाँ दिवस कर दें, दिवस शब्द हमारा जो है ये तत्सम है। अब दिवस के सामने अगर हम रात कर दें तो हमारा ये विलोम शब्द जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो दिवस के साथ हमको किसको ले आना है, जो तत्सम है, ये रात्रि शब्द जो हमारा तत्सम है, तो दिवस के साथ रात्रि और दिन के साथ रात, यानी तत्सम शब्द का विलोम जो होगा वो तत्सम शब्द से बनेगा, तद्भव शब्द का जो विलोम होगा वो तद्भव शब्द से बनेगा, विदेशी शब्द का जो विलोम होगा वो विदेशी शब्द से बनेगा। ये विशेष बातें आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा कि विलोम बनाते समय ये सावधानी आपको हमेशा बरतनी होगी। दिमाग में यह बात आप जरूर रखिएगा कि हमें विलोम बनाते समय तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द से बनाना है, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द से बनाना है और विदेशी शब्द का विलोम विदेशी शब्द से बनाना है। तो व्याकरणिक तरीके से वही शब्द आपके मान्य होंगे, सही माने जाएंगे, और नहीं तो आपका जो वो विलोम शब्द होगा वो गलत मान लिया जाएगा। यदि आपने दिन का रात्रि बना दिया तो गलत। क्यों गलत? कि दिन हमारा जो है ये तद्भव शब्द है और रात्रि शब्द जो है वो तत्सम है, और जबकि विलोम बनाने का जो नियम बताया गया है, जो व्याकरण के नियम के तहत आता है, वो यह है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होना चाहिए। तो आप इस तरह से अगर खुद समझेंगे तब जा कर के किसी और को बता सकते हैं कि यदि उसने किसी ने आपसे प्रश्न कर लिया कि भाई दिन का विलोम अगर रात्रि हो गया तो गलत क्यों,
तो जब पहले आप जाने रहेंगे तब न किसी को बताएंगे कि दिन का विलोम रात्रि इसलिए गलत है कि दिन शब्द जो है वो तद्भव है और रात्रि शब्द जो है वो तत्सम है। और विलोम बनाने का नियम ही यही है कि तत्सम का तत्सम से, तद्भव का तद्भव से। इसके उदाहरण भी हैं कई। शब्द विलोम शब्द, शब्द है अर्थ। अब इसका जब आप विलोम बनाएंगे तो हो जाएगा अनर्थ। अमृत, अमृत का हो जाएगा विष। प्राचीन हो जाएगा नवीन। नया है तो हो जाएगा पुराना। अनुलोम है तो इसका हो जाएगा विलोम। आपने सुना होगा इस शब्द को बार बार। बाबा रामदेव जब अपनी योगा की क्लास लेते हैं तो उसमें बार बार सिखाते हैं आपको कि अनुलोम और विलोम, यानी उल्टा और सीधा। हानि है तो लाभ, नुकसान है तो फायदा। सुविचार, आप देखेंगे विचार मूल शब्द है, सु इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो सुविचार का हो जाएगा कुविचार। कु मतलब होता है बुरा और सु मतलब होता है अच्छा। तो जहाँ ये अच्छा विचार है वहीं ये बुरा विचार है। आज़ाद है तो हो जाएगा इसका गुलाम। लेकिन अगर आप यही स्वतंत्रता लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना होगा परतंत्रता। सच्चा तो हो जाएगा झूठा। वरदान हो जाएगा अभिशाप। अथ शब्द है तो हो जाएगा इति। इति मतलब खत्म, अथ मतलब शुरू। आरोह अवरोह। तो यह तो आपके कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण हैं। तो आप अपनी किताब में इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयत्न करिएगा और इन्हें याद करिए। शब्दों के जब अर्थ आपको पता होंगे, आपको ये पहचान हो जाएगी कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, तब जा कर के आप अपने विलोम शब्द को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आपको शब्दों का अर्थ और शब्दों की पहचान होना जरूरी है, तत्सम और तद्भव में अंतर होना जरूरी है। तो यह तो आपका पाठ शब्द भंडार के 2 भाग आपने पढ़े। आपने पहला पढ़ा पर्यायवाची, जिसे हम समानार्थी भी कहते हैं। तो पहले पर्यायवाची शब्द में हमने आपको बताया कि पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं,
यद्यपि उनका अर्थ समान होता है, लगभग एक जैसा ही होता है, परंतु प्रत्येक परिस्थितियों में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमने उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया। दूसरा आपने पढ़ा विलोम शब्द, जिसे बनाने के नियम भी हमने आपको बताए कि उसे बनाने का जो व्याकरणिक नियम है कि तत्सम का विलोम तत्सम शब्द होना चाहिए, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द होना चाहिए, और विदेशी शब्द का विलोम जो हो वो विदेशी शब्द से ही बनना चाहिए। वो हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। अब जैसे आप देखें अमृत है तो विष है। तो इस तरह से आपके दो भाग पूरे हुए, पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। हम अपने अगले वीडियो में शब्द भंडार के अगले भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।